नमस्कार दोस्तों, आज हम लगेज सेक्टर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो लगेज सेक्टर जो है, इट फॉल्स इनटू द लार्जर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, राइट? सो कंजम्पशन हैज टू लार्जर स्पेसेस, द कंजम्पशन यूनिवर्स हैज टू लार्जर स्पेसेस। वन इज कंज्यूमर स्टेपल्स एंड अदर इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर स्टेपल्स होता है द परचेस ऑफ विच cannot be delayed. So food grains, vegetables, right? The purchase of this cannot be delayed, right? Maggi, for example, is consumer staples, right? Consumer durables is something which the purchase of which could be delayed, right? मुझे एयर कंडीशन चाहिए, मुझे गर्मी लग रही है, मेरे घर पे फ़ैन है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है एयर कंडीशन खरीदने के लिए, तो मैं फ़िलहाल फ़ैन से चला लूँगा काम, राइट? जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं एयर कंडीशन खरीद लूँगा. सो दिस इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, राइट? सो लगेज or luggage sector falls into consumer discretionary. The suitcases, bags, satchels that we talk about, right? Luggage, it falls into consumer discretionary. और इस सेक्टर में दो prominent companies है, सफारी इंडस्ट्रीज और VIP इंडस्ट्रीज. इनको भी हम अच्छे से एक तरह से पढ़ लेंगे, फंडामेंटली पढ़ लेंगे. बट बिफोर वी कम टू द कंपनीज, बिफोर वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दीज टू कंपनीज, थोड़ा कंजम्पशन को अच्छे से समझ लेते हैं, सो दैट it will be easier for us to place this sector as well as the companies in this sector in the whole consumption scene, larger scene, right? तो अगर आप consumption की बात करें तो there are three TGs or three large kind of cohorts in consumption, right? So the first one is the mass segment, right? इसको बहुत लोग emerging middle class भी बोलते हैं, right? तो at a very broader level, there are 20 crore households in this segment with a purchasing power capacity of around 3 lakhs per annum or more, right? तो ये जो households होते हैं, right, 4 to 5 people in each household, and they are very self-sustainable in themselves, but government gives them freebies as well. बहुत सारे ऐसे households होते हैं इसमें से जिसमें government freebies देती है, जिसकी खुद की एक economy होती है, right? So emerging middle class is one important segment, right? It has 2 crore households in it with the purchasing power of around 3 lakhs per annum, right? The second one I'll talk about is premium, right? Or लेट्स कॉल देम अपर मिडिल क्लास. तो अगर आपने देखा होगा 2022 के बाद बहुत सारा जो लग्जरी रियल एस्टेट बिक रहा है, राइट? या फिर जो इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहे हैं, या फिर जो भी आपको लग्जरी या प्रीमियम सेगमेंट में जो भी एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड दिखा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस क्लास ऑफ पीपल विच इज़ अराउंड हाउस ऑफ अराउंड 3 crore विद द परचेसिंग पावर ऑफ 45 lakhs और मोर, ये लोग काफ़ी अच्छी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं. सो मेनी पीपल टॉक अबाउट द के शेप्ड रिकवरी आफ्टर कोविड. तो वो जो के का ऊपर का जो है वो प्रीमियम है, जो नीचे का जो है वो मास है. तो इमर्जिंग मिडिल क्लास इज डाउन एंड अपर मिडिल क्लास गोज अप. तो के शेप्ड रिकवरी की बात हो रही है, राइट? तो मास सेगमेंट काफ़ी तकलीफ में था 2022-23 में एक तरह से. दैट्स व्हेन द गवर्नमेंट आल्सो काइंड ऑफ सपोर्टेड दिस सेगमेंट, बट प्रीमियम सेगमेंट और द अपर मिडिल क्लास सॉ अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इन, लेट्स से, प्रीमियम रियल एस्टेट, ज्वेलरी, ऑल द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थिंग विच यू कैन थिंक अबाउट विच हैव अ ह्यूज काइंड ऑफ अ टिकट साइज, राइट? तीसरा जो क्लास है वो है मास प्रीमियम काइंड ऑफ अ सेगमेंट, राइट? 7 crore households with a purchasing power of 9 lakhs or more. तो ये बहुत क्रिटिकल एक तरह से सेगमेंट था जो पीछे रह गया था, जिसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जो अपने आप को भी इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था. बट आफ्टर द बजट, आफ्टर द इनकम टैक्स कट्स, राइट, ये सेगमेंट जो है, मास प्रीमियम सेगमेंट जो है, ये काफ़ी एक तरह से तैयार हो रहा है आगे कंज्यूम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, राइट? इवन इफ यू लुक एट 7 crore households, it's 10% of these 7 crore households which fall into the income kind of a bracket. तो करीबन हम 75 lakhs to 1 crore households की बात कर रहे हैं जिनके हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा अब, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वंस the income tax things gets implemented, तो ज़्यादा पैसा रहेगा. Purchasing power जो है, the 9 lakh will be 12 lakhs once, 12 lakhs or 13 lakhs. The purchasing power will go up with those income tax cuts not coming into the picture, right? So करीबन 75 lakhs to 1 crore households है जो एक तरह से benefit करेंगे और consume करेंगे over a period of time once this thing sets in, right? Now अगर आप mass segment की emerging एक तरह से middle class की बात करो तो इनके जो रिक्वायरमेंट्स है, उनका कंजम्पशन जो है वो बहुत सीमित रहता है कंज्यूमर स्टेपल्स तक. सो देयर आर ओनली 3 to 4 थिंग्स विच दे बाय ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. वन इज ऑब्वियसली द फूड, सेकंड इज मेडिकल बिल्स, मेडिसिन रिलेटेड जो भी कुछ होता है, तीसरा जो डेटा का टॉपअप होता है वो, राइट? चौथा, अगर हाथ में पैसे बच गए तो थोड़ा पैकेज्ड खाना एक तरह से वो लोग खा लेंगे, राइट? बट नॉर्मली पैसे नहीं बचते, राइट?
अपैरल्स के लिए, फुटवेयर के लिए भी पैसे नहीं बचते। तो अगर आप देखोगे रिसेंटली फॉर एग्जांपल रिलैक्सो राइट वेंट थ्रू द वर्स्ट ऑफ इट्स अर्निंग सीजन इन द लास्ट 2 to 3 years, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये क्लास जो है इमर्जिंग मिडिल क्लास है, इसके हाथ में पैसा नहीं था, इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट डोलिंग आउट फ्रीबीज टू देम, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दीज पीपल आर सेल्फ सस्टेनिंग देमसेल्व्स, बट इतना हाथ में पैसा नहीं था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, सो दैट दे कुड बाय सम ऑफ द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टफ राइट। मास प्रीमियम जो है इसमें द फूड, द टॉप 3-4 थिंग्स, द कंज्यूमर स्टेपल थिंग इज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ राइट। तो जो एक्सेस पैसा बच जाएगा, व्हाट इज इट दैट दे आर गोइंग टू डू विद दैट राइट। सो देयर आर 2 थिंग्स विच दे कैन डू। One, they can buy large ticket items, right? For example, कार खरीदना है EMI पे, तो it's a large ticket item, 12-13 लाख की let's say कार खरीदते हैं with around let's say 3 to 4 lakhs down payment, और फिर लोन चलता है उसका, right? तो इससे बेनिफिशियरी कौन बनेगा? एक तो ऑटो कंपनी बनेंगे और दूसरा आपके जो बैंक है जिससे आपने लोन लिया है, right? या फिर घर का रेनोवेशन करना है तो करीबन 8-10 लाख का खर्चा है, तो वन कुड डू दिस राइट। या फिर नया घर खरीदना है राइट, तो एक तरह से डाउन पेमेंट 10-12 लाख का कर दिया एंड देन यू टेक अ लोन 60-70 lakhs का एक टिकट साइज का जो घर है। तो लार्ज टिकट आइटम्स जो है दैट इज समथिंग विच दिस क्लास विल pounce on once this because of whatever tax cuts that they are getting right। इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर मैं कार खरीद रहा हूँ तो घर का रेनोवेशन नहीं करूँगा, अगर मैं घर खरीद रहा हूँ तो मेरे करंट घर का रेनोवेशन नहीं करूँगा, ना मैं कार खरीदूंगा बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट। सो दीज आर लार्जर टिकट आइटम्स विच विल कम इन टू द पिक्चर राइट। नाउ देर आर स्मॉलर टिकट आइटम्स एज वेल। तो मेरे हाथ में अगर ज़्यादा पैसा है तो आई विल नॉट हेजिटेट टू गो एंड वॉच अ मूवी ऑन अ फ्राइडे राइट। एक थिएटर में जाके मूवी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे राइट। या फिर बाहर खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी राइट, जहाँ पे बिल मे बी 1000, 1500, 2000 मैक्स तक का बिल आया राइट। मुझे कहीं घूमने जाने में दिक्कत नहीं होगी, वेर इन आई कुड गो टू अ नियरेस्ट प्लेस 15-20,000, I can afford to go to a wedding, and there are smaller ticket items which would come into the place right। तो luggage sector जो है it will fall in the purview of the smaller ticket items right, not the larger ticket items। larger ticket items में कहीं ना कहीं कुछ opportunity cost होगा right, कि अगर मैंने कार खरीद लिया तो मैं घर का renovation नहीं करूँगा क्योंकि larger ticket item है। smaller ticket item में opportunity cost इतना नहीं होगा, मैं मूवी भी देख लूँगा, बाहर खाना भी खा लूँगा और किसी की शादी में भी जाकर आ जाऊँगा राइट। तो उसके लिए मुझे अगर सूटकेस खरीदना हो तो मैं वो भी खरीद लूँगा। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द इंटेंसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फेयरली लो इन लो टिकट आइटम्स एंड दैट इज वेयर द लगेज सेक्टर फॉल्स राइट। तो एक तरह से whatever rebates that have been given in the budget, this is one major tailwind for this sector which got proved over here right। So if you look at the compounded sales growth of Safari Industries for the last 3 years, it's 68%. Compounded profit growth 119%. These are impressive numbers. But पिछले एक साल का compounded sales growth 19% है और compounded profit growth -1% है, तो माइनस में है profit growth, right? अगर आप दूसरे प्लेयर का भी डिटेल्स देखोगे VIP का, right? So VIP is the market leader. It has around 38% market share. पिछले 3 साल का compounded sales growth 58% है, पिछले 3 साल का profit growth 32% है. Last 1 year it's just 1% and the profit growth is -170%. So if you've noticed, the profit growth of both these companies for the last 1 year has been in negative, right? So what is the explanation around the 3-year 1-year data में जो disparity दिखी है उसका, right? तो 3 साल पहले जब कोविड का लॉकडाउन खत्म हुआ था, people went out, they traveled, and whatever the pent up demand that was there got captured in this 3-year data, right? पिछले एक साल में इतना खराब नंबर्स क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, लगेज के प्रोडक्ट्स है, ब्रीफ केसेस, सूट केसेस, सैचल्स, बैकपैक्स, राइट, इनका एक रिप्लेसमेंट साइकिल होता है या रिप्लेसमेंट टाइम होता है। नॉर्मली 3 से 4 साल एक टाइम होता है जब इस प्रोडक्ट को आप रिप्लेस करते हो, आफ्टर दिस अंडरगोज अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर, राइट। बट कुछ लोग इसको 15 साल तक भी रिप्लेस नहीं करते, राइट। सो द न्यू प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग अप आर वेरी एस्थेटिकली रिच एंड दे आर वेरी ट्रेंडी, सो नाउ डेज पीपल काइंड ऑफ रिप्लेस दीज प्रोडक्ट्स इन 3 to 4 years, एंड दैट 3 to 4 years टाइम इज नॉट गेटिंग कैप्चर्ड इन ईयर। तो एक तरह से जो डिमांड का जो साइकिल है, वी आर स्टिल 1 year or 2 years अवे फ्रॉम दैट साइकिल, राइट। बट मैनेजमेंट के कॉन कॉल्स पढ़ने के बाद एक another thing which I came to know about this sector is that so
गिविंग एन ओवरव्यू, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं प्रेडोमिनेंटली, हार्ड लगेज होता है, सॉफ्ट लगेज होता है। हार्ड लगेज जो होता है वो प्लास्टिक से बना होता है, राइट, एंड एस्थेटिकली काफ़ी रिच होता है, महंगा होता है। सॉफ्ट लगेज जो होता है फैब्रिक से बना होता है, एस्थेटिकली इतना रिच नहीं होता है, थोड़ा छोटा भी होता है और सस्ता भी होता है, राइट। सो द मैनेजमेंट of these two companies say that there has been a clear cut tilt towards hard luggage. The fact that it's so aesthetically appealing, people are buying more of hard luggage and less of soft luggage. So VIP industries jo hai, they have kind of taken back their capex because they do not see a lot of soft luggage products being sold in the future. So jo capex initially उन लोगों ने plan किया था, they kind of rolled it back, right? And they are very clear कि जो consumer बिहेवियर है या कंज्यूमर का जो भी एक झुकाव है वो हार्ड लगेज प्रोडक्ट्स के प्रति ज़्यादा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द हार्ड लगेज प्रोडक्ट इज़ नॉट अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट। सो इफ इट्स नॉट अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट, द रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ दिस प्रोडक्ट वुड बी शॉर्टर एज कम्पेयर टू अ सॉफ्ट लगेज। सॉफ्ट लगेज कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, ये प्लास्टिक होता है, राइट। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज नॉट अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट, the management thinks that there is more sales which is happening in hard luggage. So 60%, 65% अगर आप इनके revenues देखो, the contribution to the top line is from hard luggage, and this is just going to increase over period of time, right? So with hard luggage in the picture, the durability is less and the replacement cycle is shorter. That's why we could see another kind of a demand pickup which could happen in the next 6 to 8 months, is something which the management kind of says in their con calls, right? जो दूसरा एक बात थी which came up in the data with regards to profit growth, negative में है दोनों कंपनीज का। सेल्स ग्रोथ भले 20% है पर प्रॉफिट ग्रोथ -1% है, या सेल्स ग्रोथ 1% है और प्रॉफिट ग्रोथ -170% है। मतलब इतनी बड़ी काइंड ऑफ डिस्पैरिटी दिख रही है। ये डिस्पैरिटी इसलिए दिख रही है, व्हाट दिस डेटा इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट सेल्स ग्रोथ जब बढ़ रहा है, इट इज़ एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो बढ़ना चाहिए, इट इज सपोज टू बी द वैल्यू ग्रोथ। सो what it is trying to tell us is that this market is a fairly price conscious market. तो भले वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रहा है बट वैल्यू ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। लोग सूटकेस, ब्रीफकेस खरीद रहे, लगेज के आइटम्स खरीद रहे, बट वो एक प्राइस रेंज में खरीद रहे, वो महंगे आइटम्स नहीं खरीद रहे, वो प्रीमियम आइटम्स नहीं खरीद रहे। सो जब एक जो कंजम्पशन पिरामिड की हम बात कर रहे थे कि व्हेन द मिडिल क्लास और मास प्रीमियम सेक्शन starts buying stuff, right, and it will have enough money in its hand to start buying stuff, right, then there is a high probability that we will not only see volume growth but we will see value growth as well, right? They would buy products which are fairly premium and not actually mass products, right? So that is something which the management believes is going to change. These are the tailwinds for this sector. Now we'll come to the analysis of these two companies, right? तो अगर आप इस सेक्टर की बात करें, right, या फिर आप जनरल रिटेल की बात करें, this is retail, this is basically a sector in the retail space, right? There are 3 competitive advantages that retail companies could have, right? So we'll just check which of these companies have that competitive advantage to start with, right? उसके बाद financial data देखेंगे या financial metrics देखेंगे। The first very important thing is the fact that you are a retail company. आपका brand recall कितना strong है, right? Do you have a very strong brand? So where does that get reflected? It gets reflected in the gross profit margin. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, gross profit margin of VIP Industries is better than Safari Industries, and it has been the case for the last 10 years, right? Why the gross profit margin tells us this thing? In a heavily competitive market, right, if the company is able to pass on the increase of the prices of raw materials to its end customer, then the gross profit margin of that company is more as compared to the company which is not able to do that, right? So VIP Industries ka brand recall jo hai, it is better than that of Safari Industries, right? First point. Second, what matters for a retail company? What is the second competitive advantage that a retail company could have, right? Distribution, right? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, VIP Industries has 500 exclusive business outlets, right? Most of them are COCO, right? जबकि Safari has 150 EBOs, and again, most of them, 97% of them are COCOs as well. So VIP Industries is far more well entrenched at a pan-India level as compared to Safari Industries. There is some change that has happened in the last 2 years. 40% जो है
एक तरह से ई कॉमर्स इनका चैनल बन चुका है। तो 500 EBOs दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑफलाइन, एंड ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स में एक तरह से ये लोग अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, वेरियस ई कॉमर्स साइट्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और एक तरह से बेचते हैं वो, राइट। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्सिफाई हुआ एंड बोथ द कंपनीज आर देयर ऑन ऑल दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। बट ऑफलाइन में अगर बात करें तो VIP इंडस्ट्रीज wins this kind of argument कि it has a larger distribution network as compared to Safari Industries, right? The third important point, the third important competitive advantage is product differentiation. But यहाँ पर हम luggage products की बात करें, suitcases, briefcases की बात करें, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा competitive advantage नहीं होता है। अगर कंपनी कुछ एक innovative product लेके आती है तो दूसरी कंपनी भी एक तरह से उसको या उसके जैसा product बहुत जल्दी बना देती है। So there is not enough kind of competitive advantage, you know, wherein I can tell you that, you know, Safari is better than VIP or VIP is better than Safari. So if one has to kind of summarize the three competitive advantages that I spoke about, brand recall में obviously VIP is better, distribution में VIP better है, और product differentiation में we do not have a conclusion over here, right? So if you look at the financial metrics, the first major metric is the growth metric that we talk about, और इसमें सफारी का सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years इज 22%, VIP का इज जस्ट 5%। पिछले 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सफारी का 45 है, इसका -35 है। पिछले 1 साल का ऑब्वियसली सफारी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ VIP से बेहतर है, राइट। सो क्लियर कट ग्रोथ पैरामीटर्स पे, ग्रोथ मेट्रिक्स पे सफारी इज अ फार बेटर कंपनी देन VIP इंडस्ट्रीज। सेकेंड जो आपका मेट्रिक होता है वो सस्टेनेबल मेट्रिक होता है। ROC, ROE इज एक्चुअली what these two metrics tell you about the long term profitability and the long term sustainability of the business. तो ROC is अगर 100 रुपीज़ मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस में लगाए हैं तो उसको 18% का प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को साल दर साल 18% का प्रॉफिट हुआ है। किसी इक्विटी शेयर होल्डर ने सफारी में 100 रुपीज़ लगाए हैं तो उसको 19% का प्रॉफिट हुआ है साल दर साल। उस इंडिविजुअल को, इक्विटी शेयर होल्डर को 19% का प्रॉफिट हुआ है साल दर साल। तो एक तरह से जितना बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है उतना उस बिजनेस में पैसे लगाने वाले को भी प्रॉफिट हो रहा है, वो अच्छी बात है। आप VIP में देखोगे तो ये नंबर जो है 13% है, 11% है। What is a good ROCE, ROE? 25% and above is a good ROCE, ROE. 20% is considered to be an average. तो मैं सफारी के जो सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स को एवरेज कहूँगा, VIP के सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स को बिलो एवरेज कहूँगा, राइट। सस्टेनेबिलिटी, और आप जब ROC या ROE कैलकुलेट करते हैं, देयर आर टू इंपॉर्टेंट इनपुट मेट्रिक्स दैट गो इनटू द कैलकुलेशन ऑफ दिस सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक। वन इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड अदर इज एफिशिएंसी, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में तो VIP, ब्रांड रिकॉल वगैरह में तो एकदम नंबर 1 है, 45% है। बट इफ यू लुक एट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, इट्स ओनली 2%। मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होना पड़ेगा कि उसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्लिप्स फ्रॉम 45% to 2%, और डेटा में क्लियर कट दिख के आ रहा है। एसेट टर्न्स इज 1.29, here it's 1.64. So asset turns is nothing but the efficiency with which you use your assets to generate revenues. तो इस कंपनी का VIP का asset turns काफ़ी ख़राब है, right? Receivable days is 53 over here, 39 over here. 53 अगर receivable days है या फिर ज़्यादा receivable days है, इसका मतलब you do not have enough bargaining power with your end customers, which are the distributors over here. तो पैसा कलेक्ट करने में आपको ज़्यादा वक्त लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सफारी, राइट। इन्वेंट्री डेज इज़ 325 एंड 124, तो इन्वेंट्री डेज ऑलमोस्ट डबल है सफारी का, ऑलमोस्ट डबल है सफारी से VIP का, राइट। जो आपके इन्वेंट्री टर्न्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2.7 है, यहाँ पे 4.8 है। तो द पेस एट विच यू आर चर्निंग द इन्वेंट्री, माल जो बिक रहा है वो एक कम पेस में बिक रहा है एज कम्पेयर टू सफारी इंडस्ट्रीज। CFO to EBITDA, the ability of a business to collect cash flows after showing profitability in their P&L statement. मतलब प्रॉफिट तो दिखा दिया P&L में, पैट ग्रोथ 50% का है, 70% का, 100% का है, बट वो दिखाने के बाद पैसा आया कि नहीं आया सिस्टम में। तो दोनों कंपनी का ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। 0.8 इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, बट बोथ द कंपनीज आर 0.4, 0.5 एक तरह से इनका एफिशिएंसी या CFO to EBITDA मेट्रिक जो है वो दिख रहा है, राइट। सो लास्ट 1 year wasn't a great year, तो कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टू काइंड ऑफ एंश्योर दैट दे उनसे जुड़े रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। फिक्स्ड एसेट, टोटल एसेट जो है दोनों कंपनीज का ऑलमोस्ट सेम है, 22%, 26%। सो कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा भी नहीं बट है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जैसे सफारी इंडस्ट्रीज़ ने बहुत रिसेंटली केपिक्स किया है जयपुर में इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ
materials in the sense जो brief cases बनाते, suitcases बनाते, they were like throughput was around 6.5 lakhs. They have put a new plant capacity to kind of make it to 13 lakhs, right? तो एक तरह से वो investment या फिर जो capex है that gets reflected in the fixed asset to total asset ratio. यहाँ पे बहुत ज़्यादा 26% या फिर comparatively ज़्यादा दिख रहा है, but recently VIP Industries kind of rolled back its capex to kind of invest in soft kind of products because they did not see enough demand for it. तो उन्होंने फिलहाल जो है वो होल्ड पे डाला है अपना capex, right? But Safari Industries did kind of invest in the capex in last 2 years. उसके लिए कुछ equity भी dilute किया है करीबन 250 crores का, right? So efficiency parameters पे आपका जो सफारी इंडस्ट्रीज इज अ क्लियर कट विनर अलॉन्ग विद प्रॉफिटेबिलिटी 10% से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर 10% से ज़्यादा है इट्स अ गुड थिंग, और इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले 10 साल में एक्सपैंड ही हो रहा है एक्सेप्ट फॉर द वन डिप दैट इट हैड इन कोविड, राइट? I cannot say this thing about VIP Industries. It's been going up and down for the last 10 years, right? So from sustainability point of view, profitability and efficiency point of view, Safari Industries is a far better player than VIP Industries. अगर आप free cash flow देखो, this is a free cash flow company. This is a negative free cash flow company. तो margin of safety is very very low in VIP Industries. Dividend yield भले VIP ज़्यादा देती है, पर ठीक है, dividend yield तो ठीक ही है, इतना कुछ ये नहीं है, right? But सफारी का अगर इतनी सारी अच्छाइयाँ है तो इसका जो पी है वो 76 है, राइट? नॉर्मली मैं जब कंज्यूमर एक तरह से सेक्टर की या फिर कंज्यूमर कंपनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, एटलीस्ट 2020 के पहले जब मैं एक तरह से जब इन्वेस्ट करता था तो आई यूज्ड टू यूज़ दिस थंबनेल काइंड ऑफ दिस थंब रूल कि इफ़ द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ द ईयर इज व्हाटएवर द प्रॉफिट ग्रोथ बी, P उससे 2x ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ इज 25% तो P कैनॉट बी मोर देन 50%. बट पिछले 4 साल में, पिछले 5 साल में वैल्यूएशंस तो 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ गए. तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक तरह सोचना पड़ा कि इज दिस द थंब रूल दैट आई हैव बीन यूजिंग इज द राइट थंब रूल. बट बहुत सारे कंज्यूमर स्टॉक्स में are fairly valued right now. A good set of consumer stocks are fairly valued right now. But I would want to go back to this thumb rule कि अगर इस कंपनी में profit growth let's say 25% का है तो I would not want to pay a P of more than 50%. तो इस कंपनी में तो profit growth 25% का है भी नहीं. इस कंपनी में profit growth है -1% का और इसका P जो कमांड कर रही है वो 76 का है. तो ये नहीं चलेगा, right? The P has to come down for me to kind of make position in this company. So I'm very clear about that, right? So whatever guidance that the company has given, that is something which we'll have to see. And the larger tailwind are there. The larger tailwinds which we spoke about initially in the video are there. In companies के पक्ष में है कि आपका sales growth, profit growth increase हो. But the P is really really high in Safari Industries, though it is a better company as compared to VIP Industries on all these fundamental metrics that we discussed, right? So this was a brief about the luggage industry. Hope you liked this analysis. If you have, please like and share it. And this is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the markets. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.